साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। देखिए, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर अपन चर्चा करेंगे। कई बार आप सबकी क्वेरी होती है कि हम लोक सेवक तो नहीं है पर एसोसिएटेड विद अ लोक सेवक, और हमारे ऊपर भी चार्ज लग गया एंटी करप्शन का, मीन्स धारा 7 पीसी एक्ट। और इसके अलावा कई बार ये भी कहना होता है आप सबका कि हमारे ऊपर चार्ज लग गया धारा 420 आईपीसी का, जो कि जुड़ा हुआ है छल से। तो ऐसे सिनेरियो में क्या प्रोसिक्यूशन राइट है अथवा नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। क्या हमें क्वेश्चन के लिए जाना चाहिए अथवा नहीं, क्या हमें डिस्चार्ज के लिए जाना चाहिए अथवा नहीं। साथियों, आप एक छोटी सी बात समझिए और इसको अपनी नोटबुक में जो है नोट डाउन कर लीजिए। प्रोसिक्यूशन तभी जायज है क्रिमिनल लॉ में जब आपने वायलेशंस किया है डेलिबरेटली एंड इंटेंशनली। अगर आपका एक्ट जो है डेलिबरेट नहीं है, आपका एक्ट जो है इंटेंशनल नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में प्रोसिक्यूशन बैड इन लॉ है। अब फंडामेंटल क्वेश्चन अराइजेज ये है कि कैसे हम कहेंगे कि एक्ट डेलिबरेट या इंटेंशनल है। साथियों, इसके लिए धारा 8 इंडियन एविडेंस एक्ट में जो प्रोटोकॉल दिए गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो जुड़े हुए हैं कॉन्टेक्ट से। कॉन्टेक्ट जो है काफी हद तक रिफ्लेक्ट करता है कि वेदर यू आर एक्टिंग एज डेलिबरेट और नॉट। क्लियर है बात? ये उदाहरण के लिए मैं किसी दुकान पे गया और उस दुकान पर मैं आर्टिकल जो है खरीदने जा रहा हूं, मैंने बहुत सारे आर्टिकल परचेस किए, गलती से कोई आर्टिकल जो है मेरे बैग में आ गया, फैक्ट मेरे संज्ञान में आता है, मैं दुकानदार को जो है वो आर्टिकल रिटर्न कर देता हूँ, आई एम नॉट डेलिबरेट। या फोन है दुकानदार का, भाई आप अपने बैग में चेक कीजिए कि आपके पास कहीं मेरा आर्टिकल तो नहीं आ गया। मैं तुरंत जो है बैग को चेक करता हूँ, इमीडिएटली उसको रिपोर्ट करता हूँ, देन इट इज ओके, आई एम नॉट डेलिबरेट। पर अगर मैं इंटेंशनली भाग रहा हूँ, एब्सकॉन्ड कर रहा हूँ और फैक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, देन आई एम डेलिबरेट। मीन्स मेरे कॉन्टेक्ट से मेरे कंसर्न डेलिबरेटनेस का और इंटेंशन का जो है पता लगाया जा सकता है। एक बेसिक प्रोटोकॉल है। साथियों, जो मामले एंटी करप्शन के, खासकर धारा 7 पीसी एक्ट के, इसको लेकर के कई बार इंटरप्रिटेशंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि डिमांड इज साइन क्वा नॉन। अगर डिमांड नहीं है, डिमांड को लेकर के कोई एलिमेंट फाइल पे नहीं है, ऐसे सिनेरियो में जनरल वे में कंसर्न व्यक्ति विशेष का, जो कि लोक सेवक है, उसका अभियोजन नहीं किया जा सकता। यहां पर दो इंपॉर्टेंट वर्डिंग्स पे जो है आपको जोर देना होगा। पहला तो है डिमांड और दूसरा है लोक सेवक। बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, ये प्राइम कंडीशन है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 7 ऑफ पीसी एक्ट। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, नीरज दत्ता बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी का, जिसका डेट है 15 दिसंबर 2022। उसमें भी यही बात कही गई है कि अगर धारा 7 पीसी एक्ट लगाना है, देयर मस्ट बी एन ऑफर बाय द कंप्लेनेंट एंड वॉलंटरली एक्सेप्टेंस बाय द अक्यूज। जब तक ये पैरामीटर नहीं है, धारा 7 एप्लीकेबल नहीं होगा। mere recovery, mere acceptance is not a ground to assume that accused is culprit। क्लियर हो गया आपने? पर साथियों, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके पास किसी न किसी विभाग का टेंडर है या आप किसी न किसी विभाग के साथ मिलकर जो है काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि शिकायत जो है कंसर्न हायर अथॉरिटीज को जाती है कि ये सब लोग जो है मिले हुए, ये लोग जो है एक्ट कर रहे हैं डेलिबरेटली और अल्टीमेटली इनके एक्ट से नुकसान हुआ है कंसर्न गवर्नमेंट को। तो ये मैटर जो है रिपोर्ट होते हैं एज अ लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द कंसर्न गवर्नमेंट। तो ऐसे सिनेरियो में वो लोक सेवक तो पार्टी बनते ही बनते हैं, पर आपके ऊपर भी धारा 7 पीसी एक्ट, धारा 420 आईपीसी का चार्ज लगा दिया जाता है। तो इस स्थिति में आप क्या करोगे? क्या है आपके अधिकार? इस बेसिक प्रॉब्लम को अपन बेस बना करके स्टडीज को जो है इनिशिएट करते हैं। साथियों, ये जो बेसिक क्वेरी है, इसका उत्तर पक्ष में दिया है आरोपी के ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट ने। जजमेंट है दिनांक 27 से 2025, मोहम्मद यूसुफ बनाम स्टेट ऑफ एमपी जजमेंट का टाइटल है। साथियों, मैंने तो ये डाटा मेंटेन किया है मेरी नोटबुक में, आप भी मेरे साथ साथ जो है ये डाटा मेंटेन करते हुए चलें आपकी अपनी नोटबुक में। देखो, नॉलेज ही आपका बचा हुआ है। क्लियर है बात? इस मामले में क्या हुआ कि एक रिपोर्ट जो है प्रस्तुत हुई कंसर्न एसपी को। हमारे मैटर में लगभग यही सीन होता है। आरोप यह था कि कुछ लोक सेवक और कुछ प्राइवेट पर्सन जो हैं आपस में हैंड इन ग्लव है। रिजल्ट क्या हो रहा है उसका कि जो लोक सेवक हैं ये अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये अपने ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज कर रहे हैं और अल्टीमेटली ये सब बंदर बाट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि अगर कोई लोक सेवक है, उसके पास कोई पब्लिक ड्यूटी है और वो अपने ऑफिशियल फंक्शंस को मिसयूज कर रहा है और किसी को बेनिफिट दे रहा है, खुद भी जो है बेनिफिट ले रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में धारा 7 पीसी एक्ट का एप्लीकेबल होना लाजमी सी बात है।
क्योंकि ये बेसिक फाइबर्स हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि ही इज एक्टिंग डेलिबरेटली। पर जब तक ये अवयव नहीं है फाइल के ऊपर, तो ऐसे सिनेरियो में धारा 7 पीसी एक्ट को इन द रूटीन में अप्लाई नहीं किया जा सकता। धारा 420 आईपीसी क्यों जोड़ा गया? क्योंकि इनका कहना यह है कि दे आर एक्टिंग डिसऑनेस्टली, दे आर एक्टिंग फ्रॉडुलेंटली। अल्टीमेटली जो वैल्यूबल्स हैं, मीन्स जो पैसा सरकार का है, जो रेवेन्यू है, उसको ना केवल ये होल्ड कर रहे हैं, उस पर अनवारंटेड वे में डोमिन जो एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसको मिस अप्रोप्रिएट भी कर रहे हैं। साथियों, जब इस तरह के एलिमेंट्स फाइल पे दिखाई देते हैं अपरेंटली सरकारी एजेंसी को, मीन्स एसीबी को या सीबीआई को या विजिलेंस को, तो उनका मानना यह था कि आप डेलिबरेट हैं, इवन दो यू पे बैक द मनी, ये आपकी बात नहीं सुनेंगे। और कई ऐसे किस्से हैं, इवन अजमेर के पास एक जगह पड़ती है ब्यावर, वहां भी यही किस्सा हुआ था कि कंसर्न आरटीओ ऑफिसर्स पे जो है आरोप लगा दी कि भाई आपने जो है सरकारी पैसे का दुर्विनियोग किया है। उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल मूव करी। उनका भी कहना यह था कि हम जो है अमाउंट रिफंड कर चुके हैं, जब अमाउंट ही नहीं दिया हमने तो फिर लॉस क्यों हुआ? तो ऐसे सिनेरियो में दे गॉट एंटिसिपेटरी बेल फ्रॉम राजस्थान हाई कोर्ट। तो मेरा बार बार ये कहना है कि जिन मामलों में पेक्यूनरी लॉस हुआ है वहां पर ऑडिट कंपलसरी है। ये मैं नहीं कहता, ये कहता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट जिसका टाइटल है एन राघवेंद्र बनाम स्टेट। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर इकोनॉमिक लॉस है तो उसकी गणना केवल ऑडिट के बेसिस पर होगी। अगर ऑडिट नहीं है तो वहां पर 4 लगाना 420 या 409 या 4 लगाना फॉर्जरी का अपने आप ही गलत है। क्लियर है बात? इसको भी जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इन्होंने क्या गड़बड़ियां करी उसको जो है अपन नोट डाउन करते हैं। और ऐसा का ऐसा आरोप आप पर भी हो सकता है या इससे हटकर आरोप जो है आप पर हो सकता है, पर जहां पर पेक्यूनरी लॉस के मामले होते हैं वहां पर जो ऑर्डर शीट्स हैं, जो डिपार्टमेंटल कार्रवाइयां हैं, उसमें गड़बड़ी की स्थितियों को इंडिकेट किया जाता है। उदाहरण के लिए फंड्स आए किसी योजना के लिए, उसका दुर्विनियोग कर लिया। सप्लाई करने थे गुड्स किसी रेट पर, उस रेट पर सप्लाई नहीं करे, उससे कम रेट पर जो है सप्लाई कर दी। सप्लाई करने स्पेसिफिक क्वांटिटी में उससे अधिक जो है सप्लाई कर दिया। ये एग्जांपल्स हैं पेक्यूनरी लॉस के। तो उसमें भी यही किस्सा था कि सर्टिफाइड कॉपीज मींस ऑफ खसरा एंड खतौनी के लिए जो है एक प्रोटोकॉल था। ये प्रोटोकॉल सरकारी था और इसमें स्पेसिफिक था कि कंसर्न सर्टिफाइड कॉपी के लिए एक आवेदन जो है देना होगा और एक आवेदन पर एक ही नंबर की 10 कॉपी जो है इशू कर सकते हो। अगर अलग खसरा नंबर एंड खतौनी नंबर है उसके लिए अलग जो है आवेदन करना पड़ेगा। चार्ज ये था कि इन सब नियमों को दरकिनार करते हुए, इनको अवॉइड करते हुए, सरकारी जो राशियां हैं उसको अवॉइड करते हुए हर एप्लीकेंट से चार्ज किया गया लगभग 500 रुपया। ये अमाउंट जो है जमा ही नहीं हुआ राजकोष में, गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस कॉज हुआ। अल्टीमेटली इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कंसर्न एसपी ने मामला इंटरेस्ट किया डीवाईएसपी को। और आप ये बात ध्यान रखिएगा कि आपके मामले की जांच कौन कर रहा है। अगर जांच कर रहा है इंस्पेक्टर तो ये गलत है, सेक्शन 17 पीसी एक्ट का उल्लंघन है। जांच केवल डीवाईएसपी करेगा। और अगर इंस्पेक्टर जांच कर रहा है तो वहां स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल नेसेसरी है, जिस संबंध में आप वकील प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ बिहार का इंपॉर्टेंट जजमेंट है, दिनांक है 23/1/2009, उसको पढ़ सकते हैं। जब कंप्लेंट आती है तो उसमें इंक्वायरी जो है होल्ड की गई। एक बात ध्यान रखिएगा कि 2 स्पेसिफिक टर्म्स है, इंक्वायरी एंड इंक्वायरी। इंक्वायरी INQUIRY ये इंक्वायरी करता है मजिस्ट्रेट, बट इंक्वायरी ENQUIRY ये करते हैं पुलिस। तो यहाँ पर इन्होंने इंक्वायरी किया और उसके कॉन्सिक्वेंस में एफआईआर को लॉन्च किया। इंक्वायरी को लेकर के प्रोटोकॉल कहाँ है? इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी, उसमें प्रोटोकॉल जो है दिया गया है। जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दिनांक 12/11/2013 का। पर ये लोग क्या करते हैं, इंक्वायरी भी कंप्लीट नहीं करते हैं और इसके अलावा जो कंप्लायंसेस हैं उसको भी जो है फुलफिल नहीं करते। अरे कई बार आपको ट्रैप कर लेती है एजेंसियां, तो क्या आप ये मानते हो कि एजेंसी कॉम्पिटेंट है, प्रॉपर्ली ट्रेंड है, वो सही काम कर रही है? मैंने ये ऑब्जर्व किया है अपने वकालत के लंबे कैरियर में कि 90% कंप्लायंसेस तो एजेंसी खुद नहीं करती। किसी को बताना आसान है, भाई कागज आपका, पेन आपका, कुछ भी लिख दो, बट इन रियल इट इज अ जेन्युइन प्रोसीडिंग और नॉट, इट हैज टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लायंसेस। कंप्लायंसेस नहीं है देन वी कुड टेक द एडवांटेज। नोटेड। देखो हमें काम करना पड़ेगा ब्रिटिश पैटर्न पे। अभी आप लोग क्या काम कर रहे हो इंडियन पैटर्न्स के ऊपर, फाइल आ गई उसको पढ़ लिया और उस पर वर्कआउट कर रहे हो। नेवर अवॉइड दिस प्रैक्टिस। आपको करना क्या, सिंपली यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द एलिगेशंस, whether the allegations are indicating the violations of any statutory provisions. For that you have to study the legal provisions, you have to study the judgment of honorable Supreme Court, honorable High Court. उसके ingredients क्या है, उसके लाइट में फैक्ट्स को दोबारा पढ़ो ताकि आपको violations जो है क्लियर हो सके, otherwise you will be in a hot trouble. कई बार ऐसा होता है कि सिविल डिस्प्यूट को अधिकारी कहते हैं कि भाई आपने क्राइम कर दिया, जबकि कई बार गाइडलाइंस आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, सिविल डिस्प्यूट्स कैन नॉट बी अ सब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं अपने अधिकारों को पहचानो, नहीं पहचानोगे तो यही लोग आपका शोषण करेंगे। इसलिए आपको आपके अधिकार मालूम होने चाहिए।
साथियों, यहाँ पर जब ये मामला गया ऑनरेबल हाईकोर्ट में, तो कोर्ट को ये पॉइंट देखना था कि वेदर द प्रोविजंस फॉर प्रोवाइडिंग कॉपी अंडर द कंसर्न लोक सेवा गारंटी आर ड्यूली कंप्लाइड विथ और नॉट। सबसे बड़ी बात, रेवेन्यू लॉस हुआ है या नहीं हुआ है। एक बात ध्यान रखिएगा कि कई बार आप लोग जो है सीधा हाईकोर्ट पहुंच जाते हो, ये बहुत बड़ी गलती आप लोग करते हो। आपको हाईकोर्ट जाने से पहले कंसर्न जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, जिसको हम कहते हैं तपास अधिकारी या विवेचन अधिकारी या अनुसंधान अधिकारी, उसको एक ज्ञापन सौंपना है। कंजूसी क्यों करते हो भाई? जिंदगी में कुछ चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम अवॉइड करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है किसी कानूनी प्रोविजंस में, कि आप कंसर्न अथॉरिटी को अपना सबमिशंस दे रहे हो। जब तक आप सबमिशंस नहीं दे रहे हो, इट मींस यू आर नॉट गोइंग टू कन्वे योर पॉइंट्स। अगर पॉइंट कन्वे कर रहे हो, दे आर नॉट गोइंग टू कंसीडर इट, इट मींस इट इज अ केस ऑफ अनफेयर इन्वेस्टिगेशन। बार बार दिमाग में एक चीज सेट कर लो, आर्टिकल 21 संविधान का महत्वपूर्ण है, लाइफ और लिबर्टी की बात की गई है। लिबर्टी में एक बात यही भी कही गई है कि आपको अधिकार है टू गेट द फेयर प्रोसीडिंग। जब अधिकार है तो उसको क्यों एक्सरसाइज नहीं करते हो आप ज्ञापन को लिखो सिस्टमेटिक, कि आप कौन, एलिगेशंस क्या है, गलत एलिगेशंस जो है क्यों लगाए गए आपके ऊपर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके बचाव में आपके पास क्या दस्तावेज हैं या तथ्य हैं। अगर आप ये लिख दोगे, इट इज वेरी मच गुड फॉर यू। इफ दे आर नॉट गोइंग टू कंसीडर इट, देन वी मे टेक अ प्ली ऑफ अनफेयर इन्वेस्टिगेशन। और जहां पर इन्वेस्टिगेशन अनफेयर है, प्रोसीडिंग्स जो है टेनेबल नहीं होगी, अल्टीमेटली इट इज अ डायरेक्ट वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसलिए इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप जो है नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन हो गया। इन्होंने कहा कि भाई सर्कुलर जो है सरकारी, उसको फॉलो नहीं किया गया। सरकारी सर्कुलर के हिसाब से एक एप्लीकेशन पर 10 सर्टिफाइड कॉपी एक ही नंबर की जो है इशू हो सकती है, जो जुड़ा हुआ है खसरा एंड खतौनी से। पर डिफरेंट खसरा एंड खतौनी के लिए अलग जो है आवेदन करना पड़ेगा। और पहला पेज का फीस रहेगा 10 रुपए और सब्सिक्वेंट केस का फी रहेगा 5 रुपए। पर इससे बियॉन्ड लिमिट जाकर चार्ज किया गया, बियॉन्ड लिमिट जाकर कॉपी जो है इशू की गई। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कुछ भी चार्ज किया गया उसको सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया गया, अपितु कम राशि के स्टैम्प लगा करके ये शो किया गया वी आर डूली कंप्लाइड विद आवर प्रोसीडिंग्स। क्लियर है? जबकि ये ग्रॉस वायलेशन था उन सर्कुलर का, अल्टीमेटली एक ग्रॉस लॉस जो है कमिट हुआ है सरकार को। जब मामला गया हाईकोर्ट में, तो ये बिंदु भी इंफेटिकली रूप से जो है एम्फसाइज किया गया। कहना यह था कि उसका कि मैं इस केस में गलत रूप से जो है फंसाया गया हूं। उसका पहला अटैक यह था कि आई एम नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। सेक्शन 7 इज एप्लीकेबल ओनली आई एम अ पब्लिक सर्वेंट। ओनली व्हेन आई एम अ पब्लिक सर्वेंट, आई एम नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, आई एम अ प्राइवेट पर्सन, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एप्लीकेबल। तो इस पर जोर दिया गया। हालांकि ये प्रोटोकॉल जो है हटा दिया गया था बाय द कंसर्न ट्रायल कोर्ट, पर इस पर दोबारा जो है जोर दिया गया टू इंडिकेट द डेलिबरेटनेस ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी दैट व्हाइल डूइंग द इन्वेस्टिगेशन इवन दो दे हैव एडेड सेक्शन 7 ऑफ पीसीए। इनका कहना यह था कि बेसिकली मैं इस केस में पार्टी बना कैसे, ये मुझे कुछ नहीं पता। इनका कहना है कि जो कंसर्न कंपनी है मैं उसमें मैनेजर हूं और कंपनी और स्टेट के बीच का अनुबंध है, और इस कंसर्न कंपनी को मैं छोड़ चुका हूं इवन प्रायर टू द ऑफेंस। जब मैं इस कंपनी को छोड़ चुका हूं तो ऐसे सिनेरियो में मैं इस कंपनी के बिहाफ पर ना तो रिस्पॉन्सिबल हूं और ना ही जब ऑफेंस हुआ मैं कंपनी के डे टू डे अफेयर्स के लिए जिम्मेदार था। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी कंपनी और सरकार का अनुबंध है और आपको प्रोसिक्यूट किया जाता है और उसके बावजूद भी आपको जो है पक्षकार बनाया जा रहा है, कंपनी को पक्षकार नहीं बनाया जा रहा है, देन इट इज इनलीगल। कंपनी जो है प्रिंसिपल है, आप कंपनी के एजेंट है। अगर कंपनी पार्टी नहीं है, यू विल गेट द बेनिफिट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको पार्टी बनाया भी जा रहा है, व्हाट एलिगेशंस आर ऑन यू, if there is no government that you are responsible for day to day affair of the company, and apart from that ये पोजीशन फाइल पर है कि आप रिजाइन कर चुके हैं, यहाँ आप एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, then you may get the benefit 100%। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से इसको भी जो है एम्फसाइज कर लीजिए। इसे बार बार मैं कहता हूँ, कंपनी बनाओ, बनाइए एलएलपी, आप क्यों नहीं बनाते? मेरे को जब तक आप समझोगे नहीं कानूनी प्रोविजंस का महत्व, तब तक आपको फायदा नहीं मिलने वाला। और कई बार लोग जो है बचत कर लेते हैं कि साहब फायदा हो जाएगा, कंपनी नहीं बनाएंगे, कंप्लायंसेस से बच जाएंगे, टैक्सेस से बच जाएंगे। भाई आप बच तो रहे हो, पर महत्वपूर्ण बात है कि आप खुद के लिए भी ट्रबल क्रिएट कर लो। अगर फंस गए तो ये जो कानूनी प्रोटेक्शंस हैं आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए कानूनी प्रोटेक्शंस हमें मिलने चाहिए, वो बहुत जरूरी है। इसलिए आर्टिकल 21 संविधान को और जो कानूनी प्रोटेक्शंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपने व्यापार को करिए। अगर आप नहीं करेंगे, नुकसान आप खाएंगे, किसी और कुछ नहीं जाएगा। लोग संवेदना व्यक्त कर लेंगे, अरे साहब बुरा हुआ, गलत हो गया, पर अगर आप बचा पाओगे, देन यू आर totally intelligent and a clever person. Be a clever and intelligent person. It is duly expected from you being the corporate. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गलतियां लोग सेवा कर रहे हैं पर फंस गए कॉर्पोरेट्स। इसलिए whenever you are a corporate, never deal in proprietorship
नेवर डील इन पार्टनरशिप फर्म, ऑलवेज डील इन LLP और अ कंपनी, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहां पर कहना यह था पिटिशनर का कि आई वाज आल्सो वर्किंग इन अनदर कंपनी, जो चेक पीरियड है उसके बीच में मैं किसी और कंपनी के साथ जो है एसोसिएट हूं। मैंने कोई भी अपराध नहीं करा है। दैट कम्स विद द प्रीव्यू ऑफ डिसेप्शन। डिसेप्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर प्रोसिक्यूशन एज पर सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम देखते हैं 420 आईपीसी को, तो ये जरूरी है देयर मस्ट बी इंड्यूसमेंट by making a false representation or false promise, and in consequence of deception I am going to compel any person to do or omit to do anything which he would not do or omit if he not so deceived। तो ये भी एलिगेशन जो है फाइल पे नहीं है, mere सिविल डिस्प्यूट है पैसों को लेकर के, ना कोई ऑडिट फाइल पर है। तो ऐसे सिनेरियो में ये प्रोसीडिंग्स जो है टेनेबल नहीं है लीगली। तो कोर्ट ने फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंसेस को देखा, कोर्ट ने ये बात मानी कि 7 of PCA would not be applicable because he is not a public servant, and apart from that for the application of 420 of IPC there must be evidence on record that कि कंसर्न व्यक्ति ने फॉल्स स्टेटमेंट को जो है सबमिट किया, इसके कॉन्सिक्वेंस में इंड्यूस किया, जिसके कॉन्सिक्वेंस में कंपेल किया उस कंसर्न व्यक्ति विशेष को टू पार्ट विद एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। बट इस तरह के एलिगेशन अगर फाइल पे नहीं है, सामान्य डिस्प्यूट है जो कि सिविल डिस्प्यूट्स की श्रेणी में आते हैं, तो वहां पर 420 आईपीसी को अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो ऐसे सिनेरियो में कोर्ट ने सेक्शन 7 एंड सेक्शन 420 आईपीसी के तहत जो प्रोसीडिंग्स थी अगेंस्ट द कंसर्न मैनेजर ऑफ द कंपनी उसको क्वेश कर दिया और इंपॉर्टेंट जो है राहत दी है और भी पक्ष को। तो साथियों, ये जजमेंट जो है हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें, आप नोट डाउन कर लीजिए। इफ यू आर नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, यू आर हैविंग एन एग्रीमेंट विद सरकार बट थ्रू अ कंपनी, थ्रू LLP, तो ऐसे सिनेरियो में ये ध्यान रखिएगा कि कंपनी या LLP पार्टी है या नहीं है। अगर नहीं है, यू विल गेट द बेनिफिट। नंबर 2, अगर आप पर आरोप है पर इस तरह के अवर्मेंट्स फाइल पे नहीं है कि whether you are responsible for the day-to-day affair of the company, apart from that there is no corroborating evidence on the file to support the same, you will get the benefit। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी FIR है, घबराने का नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है, सबमिट योर सबमिशंस, गिरफ्तार नहीं हो रहे आप, बिकॉज दे वांट टू चेक व्हाट यू हैव डन। चौथी बात यह है कि अगर वो डेलिबरेटनेस कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, दे आर गोइंग टू कंपेल यू फॉर द अरेस्ट, मूव एंटिसिपेटरी और क्वेश्चनिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो सिविल डिस्प्यूट्स हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में किसी भी रूप में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट नहीं कर सकते। जहां मामला है रेवेन्यू लॉस का या फाइनेंशियल लॉस का, ऑडिट मस्ट है, जजमेंट है एंड राघवेंद्र बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का। अगर ये आपने फॉलो कर लिया, दिमाग में सेट कर लिया, देन यू विल गेट द बेनिफिट 100%। तो घबराने का नहीं है, लड़ने का है। आपके अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है। भाई हम तो आपको अधिकार बता जाएंगे, पर अगर आपने अधिकार इंप्लीमेंट नहीं किए तो बेकार है ऐसे अधिकारों का होना। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं, नॉलेज इज पावर, ये लोग कहते हैं, पर मैं कहता हूं एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर, क्योंकि मैं टोटली इन्फ्लुएंस्ड हूं बाय द ब्रिटिश पॉलिसी। वो साफ साफ ये कह के चलते हैं कि आप जो करते हो ना, बेसिकली वो एक सामान्य अवधारणाओं पर बेस्ड है, हमें कुछ अलग करना है हटके। जो लोग कर रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं है। जो अधिकार आपको कानून में दिए गए वो कहां से ड्राइव हुए हैं? वो ड्राइव हुए हैं फ्रॉम द ब्रिटिश पॉलिसी। तो अधिकार क्या है? सबमिट योर सबमिशंस। इफ यू आर नॉट गोइंग टू सबमिट योर सबमिशंस, देन यू विल बी इन द हॉट वाटर। तो हाईकोर्ट जाने से पहले अगर आपने प्रोटोकॉल ले लिए, देन तब भी आपके प्रोटोकॉल कंसीडर नहीं हो रहे हैं, you may clearly chalk out the case for unfair investigation. So point out each and every proceeding of the state. ध्यान रखिएगा, ये आपके अपने अधिकार है, कोई भीख नहीं है। अधिकार है तो उसको लेना भी सीखिए। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।